हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले दो जो क्लासेस आपने देखी हैं उनमें कुछ वर्ड्स मैंने करवाए थे। प्रत्येक सेशन में 5-5 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, उनके सिनोनिम्स डिस्कस किए। तो क्या उनका वर्ड कैटेगरी और सिनोनिम्स आपको याद है? एक बार देख लीजिए। रकस बोला था मैंने इसको। रकस का वर्ड कैटेगरी मैंने बताई थी, नाउन है। और कमोशन बताया था, दिन बताया था, है ना। ट्यूमल्ट हो सकता है, शोरगुल को बोलते हैं, कोलाहल को बोलते हैं। कंटेंशियस है, मैंने कहा था कि जिन वर्ड्स के एंड में ओ यू एस होता है उन्हें आप वर्ड कैटेगरी दे सकते हैं एडजेक्टिव। और कंटेंशियस का मतलब डिस्प्यूटेबल होता है या कंट्रोवर्शियल होता है, विवादास्पद होता है। ये सब चीज़ें आपको भी याद आ रही होंगी। स्टैंड स्टिल का मतलब ये नाउन है और इसका मतलब ग्रिड लॉक होता है, या फिर होल्ड कह सकते हो, या डेडलॉक कह सकते हो, या स्टॉप कह सकते हो। गतिरोध को बोलते हैं हिंदी में। प्रेसिंग एक एडजेक्टिव है। प्रेसिंग का अर्जेंट बताया था, ठीक है। जो चीज़ बहुत ही अर्जेंट हो, जो बहुत ही नेसेसरी हो, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेसिंग। इसका सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, इसका क्रूशियल भी हो सकता है, इसका इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इनएविटेबल में एबल दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है। और इनएविटेबल का अनअवॉइडेबल या इनएस्केपेबल ये सब बताया था। इसका मतलब है जिससे बचा न जा सके, वो इनएविटेबल है। ये फिर हमने दूसरे सेशन में डिस्कस किया था मलेज। मलेज का मतलब अनईज होता है, या इलनेस कह सकते हो, बीमारी या बेचैनी को बोलते हैं। फिर क्यू है। क्यू एक नाउन था। इसका मतलब हिंट या सिग्नल या साइन को बोलते हैं, संकेत को बोलते हैं। मैंने कहा था कि क्लू और क्यू दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग हैं। तो ये क्यू है, संकेत को बोलेंगे। नॉन पार्टिजन की वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है जो अनबायस्ड हो, जो कि अनप्रेजुडिस्ड हो, जो इम्पार्शियल हो, जो पक्षपात नहीं करता हो। और टेक्स इट्स टॉल जो है ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन समबडी या समथिंग, किसी पर बुरा प्रभाव डालने को बोलते हैं टेक इट्स टॉल। ये फ्रेज है। फ्रेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से 3 वर्ड्स दे रखे हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। तो ये तो पिछले सेशन से हैं, और जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे तो संख्या भी बढ़ती जाएंगी इनकी, और कुछ विशेष एक्सक्लूसिव सेशंस वो कैब के भी होंगे इस सिलेबस के अंदर। तो आपको वो कैब याद करते चलना है और इनका यूज़ भी देखते चलना, इसीलिए मैंने आपको वो सब सेंटेंसेस लिखवाए थे। अब देखिए, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टेंस। और जैसा कि मैंने कहा कि टेंस मैं पहले इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार चाहता हूँ कि वर्ब से थोड़ा सा आप रूबरू हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर यहाँ से ही आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी है। आपके कई बुक्स के अंदर ये जो नाम है ये कुछ ऐसे दे रखा है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। लेकिन वो चीज़ें अगर नहीं जानोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम रह जाएंगी। और बहुत एडवांस लेवल, जैसा कि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइम और टेंस क्या है पहले तो ये समझ लो। टाइम और टेंस ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। टाइम है, उनकी संख्या हम देखते हैं 3। टाइम 3 होते हैं, जिसमें एक टाइम होता है प्रेजेंट, दूसरा जो टाइम होता है वो होगा पास्ट, और एक टाइम होता है फ्यूचर। ठीक है। तो टाइम तो होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये वैसे अगर बात करें तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई अगर ग्रामर नहीं भी पढ़ेगा तो उसको तो पता ही है टाइम। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह चलने वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ जो टेंस है, इसकी संख्या 2 ही होती है। और 2 टेंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। मीन्स जो ग्रामर पढ़ता है उसको पता होता है कि टेंस क्या है। ठीक है। तो ग्रामर में हम जब बात करते हैं तो टाइम की बात नहीं करते। ग्रामर में जो टॉपिक आपसे पूछते हैं परीक्षा में वो होता है टेंस, और टाइम होते हैं 3। टेंस 2 ही क्यों होते हैं? तो ये थोड़ा सा और अधिक आसान कर दूं। आप टेंस को ऐसे मान लो कि ये वर्ब है। टेंस ही क्या है? वर्ब। और मैंने जब आपको पिछले सेशन में बताया था कि वर्ब के 5 भाग होते हैं, मैं एक बार रिकॉल करूं चीज़ों को, तो ये कहा था कि एक बेस फॉर्म होती है, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, V1 या V1 के साथ एस और ईएस को हमने कहा था प्रेजेंट फॉर्म। फिर एक कहा था V2 जिसको बोला था पास्ट फॉर्म। फिर एक कहा था पास्ट पार्टिसिपल, और एक कहा था V0 के साथ ING प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो जो भी नाम हमने रखे थे इनके, इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो यहाँ देखिए नाम आ रहा है प्रेजेंट। इसको कहा था पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ नाम आ रहा है पास्ट। इसको कहा था मैंने पास्ट फॉर्म है तो यहाँ भी नाम आ रहा है पास्ट। और यहाँ मैंने कहा था कि ये प्रेजेंट फॉर्म है तो यहाँ नाम है प्रेजेंट। और ये बेस फॉर्म कहा ही था। तो आप देखो वर्ब को ही चूंकि टेंस कहते हैं तो वर्ब के अंदर कहीं पर भी आप कोई फ्यूचर नाम नहीं देखते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से बताऊं तो आप यूं कहें कि जैसे गो है तो गो का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। लेकिन क्या हम गो को फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं? फिर आप ये कह सकते हो कि विल लगाया जा सकता है, विल गो हो सकता है, शैल गो हो सकता है। तो हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है इसको फ्यूचर में ले जाने के लिए, अन्यथा ये मूल रूप से तो केवल प्रेजेंट या पास्ट में ही पॉसिबल है। फ्यूचर इसका फॉर्म पॉसिबल नहीं है, किसी भी क्रिया का फ्यूचर फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है टेंस दो है। तो आज से पहले शायद आपने केवल सुना हो, लेकिन अब आपने इसको समझ भी लिया है कि टेंस होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच से हम समझ चुके हैं कि टेंस दो क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको समझनी है, एस्पेक्ट। ये भी मैं आपको जब टेंस हम पढ़ेंगे तो इसमें मैं नाम बार बार मैं रिपीट करूंगा और ये पता होना चाहिए आपको। एस्पेक्ट जो है वो दो होते हैं। एक एस्पेक्ट की संख्या होती है प्रोग्रेसिव, इसे आप कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, और एक एस्पेक्ट होता है परफेक्टिव। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये कौन सी बला है, कौन सा नाम आ गया, बुक्स में नहीं देखा है। तो एस्पेक्ट का मतलब यूँ मानिए कि क्रिया जो है वो या तो होती है अपूर्ण, जो जारी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या फिर क्रिया होती है पूर्ण। ठीक है, जो पूरी हो चुकी है, या तो कोई काम जारी है और या फिर कोई काम पूरा हो चुका है। ये दो संभावनाएं बनेंगी, इसलिए इसके अंदर एस्पेक्ट दो होते हैं। जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपने नाम सुने होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो कंटिन्यूअस है वहाँ तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, जहाँ परफेक्ट दे रखा है वहाँ परफेक्टिव एस्पेक्ट है। फिर एक नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चूंकि पूरा नाम आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया तो वहाँ पे परफेक्टिव भी है और प्रोग्रेसिव भी है। तो फिर आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो वो मूल रूप से टेंस है। चूंकि मैंने कहा प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, तो प्रेजेंट फॉर्म V1 होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 ही आती है। पास्ट इंडेफिनिट में V2 आती है और V2 पास्ट फॉर्म होती है, तो वो मूल रूप से टेंस है। एस्पेक्ट केवल दो होते हैं, टेंस दो होते हैं, टाइम तीन होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम शुरुआत करेंगे टेंस की, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ते हो वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प मिलेगी। ये इसलिए बताऊंगा मैं क्योंकि आपको जब क्लोज टेस्ट करने हैं या आपको पैसेज करने हैं तो भी आपको ट्रांसलेशन या फिर लिखे हुए टेक्स्ट समझ में आने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही एक और नाम दिया जाता है सिंपल प्रेजेंट, एक ही बात है। और इसी को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है प्रेजेंट सिंपल। तो तीन में से कोई भी नाम आप ले दो, बात तो एक ही है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो या सिंपल प्रेजेंट कह दो या प्रेजेंट सिंपल कह दो, तो ये नाम एक ही है। आपको समझना क्या है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम आपको सुने तो इसका मतलब आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, V1 या V1 के साथ में S या ES। ये आपके तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए whenever we talk about present indefinite और simple present और present simple। इस टेंस की बात करते हैं तो ध्यान होना चाहिए V1 या V1 के साथ S और ES। साथ में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी के अंदर हम डू और डज का भी प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे कि इतने सारे कैसे हो गए, तो ये थोड़ी सी व्यवस्था अलग है प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए, शुरुआती टेंस के लिए। ये जो डू डज है ये तब लगता है जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है, और ये तब लगता है जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक होता है। इतना ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हम बात कर रहे हैं V1 या V1 के साथ S और ES की। V1 या V1 के साथ S और ES फर्स्ट फॉर्म मतलब आपको जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ या सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, डू और डज के बारे में। अब थोड़ा सा अगर ये भी नहीं पता हो तो ये बता देता हूँ आपको कि जो आई अगर होगा या वी होगा या यू दे रखा है या दे रखा है या फिर आपको कोई प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, यदि इनमें से कुछ भी आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि आपको V1 लगानी है। और जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा तो हमें क्या लगाना है, डू। बस ध्यान ये रखें कि डू डज नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है और अफर्मेटिव में डू आता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट या किसी का भी नाम दे रखा है या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, एक वचन कर्ता दे रखा है। अच्छा, अंग्रेजी में ये भी ध्यान रखें कि एक वचन कर्ता का मतलब केवल संख्या में एक होने से है, ठीक है। एक वचन का मतलब है संख्या में कितना होना, एक होना। अगर एक से ज़्यादा है तो उसे हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि एक वचन होता है और बहुवचन से पहले एक और कैटेगरी आती है द्विवचन, फिर आता है बहुवचन। मतलब कोई चीज़ एक हो सकती है, कोई चीज़ दो हो सकती है या फिर दो से ज़्यादा को प्लूरल कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा की व्यवस्था है। लेकिन आप अंग्रेजी में बात करोगे तो आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो एक है या एक से ज़्यादा है। इसे आप कहेंगे सिंगुलर और इसे आप कहेंगे प्लूरल। ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दे रखा है तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है V1 के साथ में एस या ES। या फिर अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो क्या लगाना है, डज, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और यहीं पर एक बात और पता होनी चाहिए कि डू और डज के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या है वो पिछले सेशन से आप सीख चुके हो। बेस फॉर्म का मतलब है क्रिया का वह रूप जिसके साथ में ING लगाते हैं। तो आपके सामने एक तस्वीर क्लियर होती है कि प्रेजेंट सिंपल की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब V1 या V1 के साथ एस और ES से है। सेंटेंस जैसे ही नेगेटिव बनाओगे या इंटेरोगेटिव बनाओगे तो फिर डू और डज की बात करोगे। डू कब लगता है, जब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डज कब लगता है, जब इनमें से कोई सब्जेक्ट है और सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। एक और काम की बात हमने सीख ली कि डू और डज जब भी आएगा साथ में इनके तो V0 लगेगा। जब ये हटेंगे तो क्या होगा वो तो बाद की बात, लेकिन जब ये साथ आएंगे तो V0 लगेगा। अच्छा, इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, तो एक चीज़ आपको बता दूं, एक मॉडल पैटर्न ले लेता हूं। वह क्रिकेट खेलता है, इस प्रकार का वाक्य आपको देखने को मिलेगा। वह क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां पे आपको एक कीवर्ड मिलता है, ये वाला। तो कीवर्ड्स में मतलब आप कैसे पहचानेंगे कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, तो याद रखना है कि वर्ब के एंड में कोई भी वर्ब है, वर्ब का मतलब बताया था, मैन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब होता है जिसकी तीनों फॉर्म बन सकती है। तो वर्ब के अंत में, वर्ब के एंड में आपको ता है, ते है, ती है मिलना चाहिए। ता है मिलना चाहिए, या फिर अगर जेंडर फेमिनिन है तो ती है और प्लूरल अगर है तो ते है। ये सब मिल सकते हैं। किसी भी वर्ब के एंड में ता है, ते है, ती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम 12 कंडीशंस इसकी कवर करेंगे तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा टेंस को लेकर, क्योंकि आप ट्रांसलेशन भी धीरे धीरे सीखते जाएंगे इसके अंदर। तो वर्ब के एंड में क्या मिलना चाहिए, ता है, ते है, ती है मिलना चाहिए, ठीक है। और ये वर्ब के एंड में मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार हम लोग ऐसे वाक्य भी बोल जाते हैं या सुन लेते हैं जहां पर लास्ट में ता है, ते है, ती है होता है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल नहीं होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं कहूं वह उसका पिता है, तो फिर आप कहोगे कि सर ता है दे रखा है और बना के दिखाओ प्रेजेंट सिंपल में, तो ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में नहीं जाएगा, मतलब यहाँ नहीं जाएगा। वैसे तो प्रेजेंट सिंपल ही होता है, खैर ये भी लिंकिंग वर्ब आपको लगानी पड़ती है, लेकिन मैन वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ता है को हटाने के बाद ये वाला जो बचा हुआ है ना, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब का होना जरूरी था। इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि वर्ब के एंड में ता है, ते है, ती है मिलता है। इस टेंस की और बातें बता दो थोड़ी सी, कि ये जो टेंस है ये जनरली हम जो भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब हो गया जो आदतन कार्य हैं या रिपीटेड जो एक्शंस हैं, बार बार में दोहराए जाने वाले कार्य हैं,
ठीक है। या फिर मैं इसको यूँ कह दूं कि इसके अंदर प्रोवर्ब्स भी आती हैं, प्रोवर्बियल एक्शंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं, ये सब आती हैं। और मैं इन तीनों को सम अप कर दूंगा तो फिर एक नई चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। फिलहाल के लिए बता दूं, ये हो गया आदतन कार्य। अगर कोई कार्य हैबिचुअल है, आदत है आपकी करने की, अगर कोई दोहराए गए कार्य हैं, दोहराए जाने वाले कार्य, तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। और प्रोवर्ब्स कहावतें जो हैं वो भी इसी टेंस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। इन सब चीज़ों को मैं यूँ भी कह सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि जो भी टाइमलेस एक्शंस हैं, कौन से एक्शंस? टाइमलेस। क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है इसका, आप केवल एक शब्द समझने की भूल इसको ना करें। टाइमलेस एक्शंस में सब कुछ आ गया। आप रूटीन बताओ किसी का, आप किसी की हैबिट बताओ, रिपीटेड एक्शन बताओ, प्रोवर्ब बताओ, ये सब टाइमलेस एक्शंस हैं। मतलब ऐसे कार्य हैं जिन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो मैं कल अगर इस बात को बोलता तो भी मैं सेंटेंस ऐसे ही बोलता। ऐसा तो नहीं बोलता मैं हमेशा 5 बजे उठता था, क्योंकि वो काम कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहा है। ठीक है। आप यूँ कहो 2 और 2 4 होते हैं, ये एक प्रोवर्ब है। तो अब ये 2 और 2 4 होते हैं, तो आप भविष्य में बोलेंगे तब भी यही बोलेंगे, आप पास्ट के टाइम में बोलते तो भी यही बोलते। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें जो हैं वो टाइमलेस एक्शंस में आएंगी, जो भी मैंने ऊपर लिखा है। तो जितने भी टाइमलेस एक्शंस हैं, टाइमलेस एक्शंस को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं, ऐसे कार्य जिन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कार्य जिन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं टाइमलेस एक्शंस। और ऐसी स्थिति में टेंस कौन सा आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ऐसे कोई भी कार्य हो जिसको आप अलग अलग टाइम में नहीं ले जा सको। जैसे मैं यूँ कहूँ, मैं आज आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, फिर मैं कहूँ कल मैं आया, या फिर मैं कहूँ कल मैं आऊँगा, तो ये 3 अलग अलग कार्य हैं, 3 अलग अलग टाइम को डिनोट करते हैं। जबकि मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, ना इस पे प्रेजेंट का प्रभाव है, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का। इसलिए कौन सी श्रेणी में गया? टाइमलेस एक्शंस की श्रेणी में गए। और टाइमलेस एक्शंस को कौन से टेंस मिलेंगे? सिंपल प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये यहाँ तक की जो कहानी है वो मैं केवल आपको ये चाहता हूँ कि आप एंटर ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें सीखना है तो क्या सीखना है। रिपीट कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ भी नाम आता हो वहाँ पे आपके दिमाग में ये तस्वीरें क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कहाँ एस और एस लगेगा, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म और कहाँ एस और एस। जहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है उन्हीं सब्जेक्ट्स में डू लगता है, जहाँ एस और एस जुड़ता है उन्हीं सब्जेक्ट में डज लगता है। ये सारी बातें वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए, अब मैं पहले 1-2 वाक्य, जैसे ये हमने एक वाक्य लिखा, वह क्रिकेट खेलता है। हालांकि ये आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं आजकल जहाँ पे ट्रांसलेशन आता है। और प्रेजेंट सिंपल को बेहतर ढंग से सीखने का तरीका भी ये है। वह क्रिकेट खेलता है, एक सेंटेंस आपने बचपन में बनाए होंगे ये वाक्य। ये सेंटेंस मैंने बनाया, पहला सेंटेंस। इसी का दूसरा टाइप बनाते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तीसरा वाक्य बनाएं, इसी का ही तीसरा टाइप, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्न पूछ रहा है। और क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ये मैंने एक मॉडल सेंटेंस आपका लिया है, उसी के 4 पार्ट किए हैं। जिस भी टेंस की हम बात करेंगे, जिस भी एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, सभी में 4-4 वाक्य बनेंगे। बचपन आपको याद आ जाना चाहिए, बचपन में ये प्रैक्टिस आपने बहुत की होगी। अब आपको फिर से ये प्रैक्टिस करनी है ताकि अंग्रेजी का डर आपका दूर हो सके। देखिए, सबसे पहली बात, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सेंटेंसेज आर इन प्रेजेंट सिंपल और नॉट। सो बहुत सिंपल सी बात, वर्ब के एंड को देखना है, ताहे आ रहा है,
तो ये प्रेजेंट सिंपल है। ता है हटाने के बाद में खेलना क्रिया बची हुई है। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, ठीक है, मैं इसको सीधा साइन से ही डिनोट कर देता हूँ। ये अफर्मेटिव है, सीधा सकारात्मक वाक्य है। ये नकारात्मक है, नोट आ रहा है। ये प्रश्नवाचक है क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू में आ रहा है, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बता रहे हैं कि ये टाइप्स बनते हैं। हर एक सेंटेंस में 4 टाइप बनेंगे। एक पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं। मैं एक बार लिख भी दूं ताकि आगे आप फिर से जब करेंगे तो लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एक सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव होगा जिसे आप हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। दूसरा जो टाइप है वो होगा नेगेटिव, इसे आप हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक। फिर तीसरा है ये इंटेरोगेटिव है और इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक। और जो ये एक और है इसे बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसे हिंदी में कहा जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो जब ये सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस तो बन ही जाएगा आपसे। सबसे पहले देखो, हिंदी और अंग्रेजी में एक चीज़ का अंतर देखने को मिलेगा। हिंदी की व्यवस्था ऐसी चलती है कि पहले कर्ता आता है, उसके बाद में आप लगाते हैं कर्म जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसके बाद लगाते हैं क्रिया। देख सकते हैं आप, वह काम कर रहा है। मैंने बताया था पिछले सेशन में कर्ता कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट यह है, ठीक है, वह। फिर कर्म, कर्म क्या है? क्रिकेट। काम किस पर हो रहा है? वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हमने सीखा है। और इसके बाद आ रहा है खेलना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे इसको, तो आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब ये व्यवस्था चेंज हो जाती है। क्रिया पहले आती है, कर्म बाद में आता है। ये अंग्रेजी का पैटर्न है, ये हिंदी का पैटर्न है। इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, तो सीधी सी बात है, वह सब्जेक्ट लगेगा पहले, ही। खेलता है, चूंकि ता है, ते है, ती है आता है, तो प्रेजेंट सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल में V1 या V1 के साथ एस और ईएस आता है। इतना जरूर आपको याद करना पड़ेगा कि ही है, तो ही के साथ में क्रिया होने पर एस और ईएस जुड़ेगा, तो प्ले खेलना होता है, प्ले के साथ एस जोड़ेंगे, प्लेज। क्रिकेट, ये हो गया, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। समझ गए? अब यहाँ पे जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो बताया था कि जहाँ एस और ईएस आ रहा है वहाँ पे डज भी था। अब देख सकते हैं कि यहीं पर डज था जब नेगेटिव था, तो ही यहाँ करेंगे डज नॉट। और मैंने इसीलिए बताया था कि डू और डज के साथ बेस फॉर्म आती है, मतलब ये एस अब हट जाएगा। बेस फॉर्म का मतलब जिसमें आईएनजी लग पाए। तो प्लेजिंग तो होगा नहीं, प्लेइंग होगा, एस हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्ले, और क्रिकेट के स्थान पे क्रिकेट आ ही जाएगा। ये बन गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहीं से सीखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्रिया को बाहर निकालना। क्रिया कौन सी? मुख्य क्रिया को बाहर निकालकर इंटेरोगेटिव नहीं बनता है। इंटेरोगेटिव बनता है सहायक क्रिया को बाहर निकालकर। अब आपके पास सहायता करने वाली क्रिया डज है, तो डज को बाहर निकाल लीजिए, तो डज, फिर क्या बचा? ही। चूंकि हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, तो नोट को हटा दो एक बार। तो डज ही प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये प्रश्नवाचक हो गया। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या होगा? डज ही तो आएगा ही, और जो नोट बच गया था देख लो, यहीं से, इसी से बनता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, नेगेटिव से। डज को बाहर निकालते तो क्या होता? डज बाहर आता, ही की जगह ही है, नोट की जगह नोट है, प्ले क्रिकेट। जब हम अंग्रेजी बोलने की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, तो हम लोग इसको कई बार ऐसे भी बोल जाते हैं। जो फोर्थ सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी बोल जाते हैं, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। तो याद रखिए, जब आप डज और नॉट को साथ में यूज करना चाहो तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब संकुचित रूप में लिखना है। मतलब नॉट को NOT नहीं लिखना है, एन अपोस्ट्रोफ है, ऊपर वाली कॉमा को बोलते हैं अपोस्ट्रोफ है, टी, ये लिखना है। तो आप डज ही नॉट भी लिख सकते हो, और डजंट ही स्पीक इंग्लिश ऐसा भी, सॉरी स्पीक इंग्लिश कर दिया मैंने, प्ले क्रिकेट। ये आपका जो सेंटेंस है वो प्ले क्रिकेट था। डजंट ही प्ले क्रिकेट, ये भी आप कर सकते हो। तो ये 4 वाक्य बने। एक ही सेंटेंस था, उसके 4 वाक्य हमने बनाए। 1-2 और ट्राई कर लोगे
तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। अंग्रेजी सीखनी है, रटनी नहीं है, तो ये अप्रोच कारगर रहेगी। रटना चाहते हो तो रटते आए ही हो आज तक, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए देखो ऐसे वाक्य बनाओ। अब जब मैं ये कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई टीच इंग्लिश। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो मैं बोल रहा हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। आई डू नॉट को डोंट भी कह सकते हो। प्रश्नवाचक में डू को बाहर निकाल लोगे, डू आई टीच इंग्लिश। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट टीच इंग्लिश या डू नॉट को शॉर्ट में लिखोगे डोंट आई टीच इंग्लिश। आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि मैं जब अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो कौन से हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रांसलेशन को आपके साउंड बनाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि वह गाना गाती है तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, मैंने बताया था सिंग की फॉर्म सिंग सेंग संग होती है। फिर मैं कहूँ कि वह गाना नहीं गाती है तो शी डजंट सिंग अ सॉन्ग, डज नॉट भी कर सकते हो, डजंट भी कर सकते हो। क्या वह गाना गाती है तो डज शी सिंग ए सॉन्ग, और क्या वह गाना नहीं गाती है तो आप बनाओगे डजंट शी सिंग ए सॉन्ग या डज शी सिंग ए सॉन्ग। कई बार देखने में आता है कि बच्चे जल्दीबाजी में डज के साथ और डू के साथ एस और ईएस लगा देते हैं। इसी का ये जवाब था कि डू और डज के साथ हमेशा बेस फॉर्म लगाओ, और बेस फॉर्म का मतलब ऐसी क्रिया लगाओ जिसके साथ में आईएनजी नहीं लगेगा। तो ये ट्रांसलेशन की बात हमने की, इसलिए की क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए, कैसे वाक्य इसमें आते हैं ये पता होना चाहिए। अब मैं बताऊं आपको कि परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है। परीक्षा में तो ऐसा आएगा नहीं आपके एसएससी में या बैंक में या किसी भी डिफेंस सर्विसेज वाले एग्जाम्स में। तो परीक्षा में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, भी हिंदी में तो लिख के नहीं आएगा कि आप ये प्रेजेंट सिंपल देख लो, तो कुछ हिंट्स मिलेंगे। और याद रखिए जो मैं हिंट्स बता रहा हूँ वो एडवर्बियल हिंट्स होते हैं। क्यों है ऐसा? इसीलिए इसका नाम टाइम और टेंस होता है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं, और टाइम बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। ठीक है, तो उन एडवर्ब के होने पर ही आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो वो एडवर्बियल हिंट्स नहीं होंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट वेदर वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और आईएनजी, वो सब कंफ्यूज्ड आप हो जाओगे। इसलिए एडवर्बियल हिंट्स का होना जरूरी है। तो कुछ एडवर्बियल हिंट्स मैं यहां बता दूं। ऑलवेज, डेली, जो काम की चीजें हैं जो परीक्षा में बार बार आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेवर या ऑफन या रेगुलरली, ठीक है, या फिर सेल्डम, घबराएं नहीं सभी के मीनिंग बता दूंगा। समटाइम्स या फिर फ्रिक्वेंटली या फिर ओकेजनली, या फिर आप इसके अंदर रिपीटेडली भी कर सकते हो, रिपीटेडली, या फिर इसमें कर सकते हैं आप रेयरली, हार्डली। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर कर सकते हैं एवरी लगाकर कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड। कई बार यूपीएससी की परीक्षा जैसे होती है वैसे राज्य स्तर पे कुछ पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था एवरी वाला। एवरी के साथ में टाइम लगा देंगे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे करके। ठीक है, या फिर आपको कई बार ये मिल सकता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, है ना, एक बार, दो बार, तीन बार। आपका प्रश्न होना चाहिए कि ठीक है एक बार के लिए वंस आ गया, दो बार के लिए ट्वाइस आ गया, तीन बार के लिए थ्राइस आ गया, तो चार बार के लिए क्या बोलोगे? फोर आइस, फाइव आइस। ऐसा नहीं बनता है, यहाँ पे चार बार के लिए आप बोलोगे फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स। ठीक है, तो टाइम्स लगाना है आपको, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, ऐसा कुछ हो। या फिर कोई भी जनरल ट्रूथ हो, सामान्य सत्य हो, या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो। साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब वैज्ञानिक सत्य हो, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो। सत्य कोई सा भी हो, फैक्ट हो मतलब। तो ये कुछ हिंट्स हैं जिनके होने पर आप सोच सकते हैं कि हाँ हमें प्रेजेंट सिंपल लगाना है, हमें V1 या V1 के साथ S और ES लगाना है।
कुछ बातें जो बीच बीच में करूंगा वो इंपॉर्टेंट होंगी, वो जरूर नोट करना है, भूलना नहीं है उसको। ऑलवेज का मतलब हमेशा, डेली का मतलब भी हमेशा, प्रतिदिन। नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑफन, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफन भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है प्राय या अक्सर, ठीक है। इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ्टन, ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफन, ठीक है। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार मतलब फ्रीक्वेंसी किसी काम की कम होना, उसके लिए सेल्डम यूज करते हैं। समटाइम्स का मतलब कभी कभी होता है। फ्रिक्वेंटली का बार बार होता है, ठीक है। ओकेजनली का अवसर से होता है, ठीक है, अवसर से जब भी ओकेजन हो तब। रिपीटेडली का बार बार होता है। रेयरली, हार्डली, इसका मतलब होता है न के बराबर, मतलब जो काम करने की फ्रिक्वेंसी है वो ना के बराबर है, वो कभी कभार ही होता है या नहीं होता है, एक प्रकार से ना के बराबर नेगेटिव मानो। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब पता ही है, हर दिन, हर महीना, हर वर्ष। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, ये सामान्य सत्य है, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो ये कुछ हिंट्स हैं, एडवर्बियल हिंट्स हैं, जिनके होने पर प्रेजेंट सिंपल लगाया जा सकता है। एक और काम का प्रश्न मैं यहाँ पे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, तो याद रखिएगा कि ऑलवेज जो है ना, ये आपका एक एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है, एक एडवर्ब है। कोई अंतर आपसे पूछे तो ऐसा नहीं बताना है कि ऑलवेज का मतलब हमेशा है, डेली का मतलब प्रतिदिन है। यहाँ अंतर जो है वो ये होगा कि ये तो केवल एडवर्ब है, जबकि डेली एडजेक्टिव, प्रोनाउंस करने का तरीका बताया था मैंने, एडजेक्टिव पढ़ना है और एडवर्ब, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। डेली है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ डेली बस सर्विस, तो बस सर्विस तो नाउन है, नाउन का मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो डेली हो जाएगा एडजेक्टिव। डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नाउन है तो डेली एडजेक्टिव है। डेली क्लास, क्लास नाउन है, डेली एडजेक्टिव है। एक यूँ कहे ही कम्स हेयर डेली, तो कम की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता तो एडवर्ब बन जाएगा। ही गोज देयर डेली, वो वहाँ हमेशा जाता है, तो गो की विशेषता है, गो एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताए, एडवर्ब बताएगा। तो ये एडवर्ब का काम भी कर सकता है, एडजेक्टिव का भी, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक एडवर्ब हो सकता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते ऑलवेज क्लास, ऑलवेज न्यूज़पेपर, ऑलवेज बस सर्विस, ये ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे आप। अब मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख के बताऊं कि कैसे इन चीज़ों का यूज़ आपको करना है। देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं ईजी, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है, एग्जाम्पली ग्रेशिया। कभी भी एग्जाम्पल के लिए आपको ये नहीं लिखना चाहिए, आपको यही लिखना चाहिए। ये जो EX लिखते हो आप, इसका मतलब होता है एक्सरसाइज, जबकि हम यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण, तो उदाहरण के लिए ये वाली चीज़ होनी चाहिए, एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसको हिंदी में बोलेंगे उदाहरण के तौर पर, ठीक है। और ई स्मॉल आएगा और जी भी स्मॉल आएगा, मतलब छोटे ABCD के अक्षरों में आएगा, ये ध्यान रखना है। खैर, ये तो आपकी कॉमन सेंस की सी बात है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे ही नेवर कम्स हियर। छोटे छोटे सेंटेंसेस ले रहे हैं, बड़े सेंटेंसेस भी देखेंगे, लेकिन जो परीक्षा में आए हुए वो भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ा समझना शुरू करो। शी ऑफन कमिट्स मिस्टेक्स। whenever I am on a stage, I hardly remember anything. या फिर लिखें रोहित sometimes loses his temper. अब समझिए आप, सेंटेंस देखकर आपको पहले तो जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो ये अप्रोच करेंगे कि यू मस्ट नो हाउ टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू
अपने बौद्धिक स्तर पे समझ लेना है कि क्या लिखा हुआ है। ही नेवर कम्स हियर का मतलब है वह यहाँ कभी नहीं आता है। दूसरा है शी ऑफन कमिट्स मिस्टेक्स, वह अक्सर या प्राय गलतियाँ करती है। वेनेवर आई एम ऑन अ स्टेज, जब कभी मैं मंच पे होता हूँ तो मुझे मुश्किल से ही कुछ याद आता है, याद ही कुछ नहीं आता है। और रोहित कई बार गुस्सा हो जाता है, अपना आपा खो देता है। ये तो है इनका मतलब। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं नेवर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑफन, इसमें आ रहा है हार्डली, यहाँ पे आ रहा है समटाइम्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपने ऊपर देखी है। नेवर देखिए यहाँ दे रखा है, ऑफन दे रखा है, और हार्डली आपको लिखाया हुआ है, समटाइम्स लिखा हुआ है। ये होने पर प्रेजेंट सिंपल लगेगा। अच्छा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगेगा मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा। और लैंग्वेज में मैंने शुरुआत से ही कहा है कि कोई भी गारंटी होती भी नहीं है। लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, फुल ऑफ न्यू थिंग्स। तो हमेशा नई चीज़ों को वेलकम करना है, लेकिन आपको सेंटेंस समझते हुए चलना है। अगर कहीं सेंटेंस में पास्ट का संकेत होता, लेट्स से कि यही सेंटेंस है, मैं यूँ कहता कि व्हेन आई वॉज आउट ऑफ इंडिया ही नेवर केम टू मी, फिर केम आता है यहाँ पे, जब क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि जब मैं भारत से बाहर था तब की बात है कि वो मेरे पास कभी आता ही नहीं था। तो याद रखें कि सेंटेंस में कुछ भी बदलाव आएंगे तो कोई ना कोई कारण से आएंगे। फिलहाल हम एक सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इनमें से कोई भी शब्द आए तो प्रेजेंट सिंपल आपको लगाना है। तो ही के साथ देखिए कम्स आ रहा है, क्योंकि ही के साथ तो फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जुड़ेगा। यहाँ शी के साथ कमिट्स है, शी के साथ भी एस और ईएस जुड़ता है। फिर यहाँ आई है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो रिमेंबर है। फिर यहाँ पे रोहित नाम है, नाम हो तो भी क्या करते हैं, एस और ईएस लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल के वाक्य मैंने बना दिए। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। इनका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो सब आप बना पाओगे क्योंकि आपने शुरुआत में ही सीखा है। इसको एक बार आप नोट कर लेंगे पॉज करके। और यहाँ पे दो चीज़ें काम की हैं वो भी मैं बात करूँगा, पहले एक बार आप नोट कर लें। देखिए यहाँ दो चीज़ें काम की हैं। एक चीज़ तो ये काम की है कि कमिट आता है मिस्टेक के लिए। ये कहीं छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मैं कहीं बाद में याद ना रख पाऊँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बीच बीच में बता रहा हूँ और आपको कहीं पर अलग से बॉक्स बना के नोट कर लेनी है। देखो मिस्टेक जब करते हो तो मेक या कमिट होता है, मेक या कमिट अ मिस्टेक, याद ही रखना हमेशा। कभी भी डू अ मिस्टेक नहीं होता है। मिस्टेक के लिए क्या लगाओगे, मेक या कमिट। कभी भी डू अ मिस्टेक नहीं लगाओगे, मेक या कमिट अ मिस्टेक लगाओगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये ध्यान रखेंगे। कई बार क्लोज टेस्ट जैसे प्रश्नों में ऐसी बातें आपसे पूछ ली जाती हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ बॉक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड से ये है कि LOSE, LOOSE और LOSS इनका उच्चारण अलग अलग है। कई बार हम जाने अनजाने में हर कुछ इसको पढ़ लेते हैं। ये होता है लूज, इसका मतलब होता है खोना या हारना, या तो खोना कह सकते हो या हारना कह सकते हो। ये है लॉस, इसका मतलब होता है हानि, जो प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में। और सॉरी, ये नीचे वाला है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, हानि। और जो बीच वाला है ये है लूस। क्या है, लूस। इसको लूज नहीं पढ़ते, इसका मतलब ढीला छोड़ना कह सकते हो, रिलीज करना कह सकते हो, ये मतलब है इनका। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी इस स्लाइड से, ये आपको नोट कर लेनी है। LOSE लूज होता है, क्रिया है, ठीक है, ये क्या है, क्रिया। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो लॉस्ट होती है। मैंने कहा था कि आप वर्ब वाली लिस्ट को ओपन रखेंगे, 3-4 पेजेस छोड़ेंगे और वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ब हो वो सब नोट करेंगे। तो अब ये टाइम आ गया है, नोट कर लें। LOSE की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, ठीक है। LOSE लूज जो है उसकी सेकेंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड फॉर्म लॉस्ट। लूस जो है LOOSE, लूस एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ढीला भी होता है, ढीला छोड़ना, रिलीज करना भी होता है। और लॉस है वो खुद नाउन है, तो वहाँ कुछ सोचने वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो एक तो हमने एडवर्बियल हिंट्स के माध्यम से सीखा है कि हाँ, इफ़ any of these words has been given in any sentence we have to place V1 और V1 plus S और ES as per requirement। अब अगली बात हम करें। अगली बात देखो,
दूसरा जो प्रश्न इसी में बनता है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट आप करते हो हेयर या देयर से और एंड करते हो एक्सक्लेमेटरी साइन से, क्या बताया मैंने, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्ट तो हो हेयर या देयर से और एंड होता हो एक्सक्लेमेटरी साइन से, तो फिर प्रेजेंट सिंपल आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अब ईजी ही लिखोगे आप, EX नहीं लिखोगे। जैसे मैं कहूं हेयर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन, ठीक है। या फिर मैं लिखूं देयर गो द बॉयज, या फिर लिख दूं हियर रिंग्स द बेल, देयर दे गो। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे, इनमें आप सभी में देखो कि क्या मैं जो बता रहा था वो लागू हो रहा था। तो हेयर या देयर से स्टार्ट है सब में, नहीं, हेयर या देयर से स्टार्ट दे रखा है और लास्ट में साइन कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, हालांकि ये तो एक स्ट्रक्चर अलग है, तो यहाँ तो विस्मयादिबोधक कहना ही उचित नहीं होगा। तो यहाँ पे हेयर या देयर से स्टार्ट हो, लास्ट में ये वाला साइन हो, तो प्रेजेंट सिंपल। अब ट्रेन को देखकर देखो कम्स आ गया, ट्रेन सिंगुलर है तो एस और ईएस जुड़ गया, बॉयज प्लूरल है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बेल सिंगुलर है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आ गया, गो प्लूरल क्यों लगाया, क्योंकि दे आ रहा है इसलिए गो लगा दिया, दे प्लूरल है। अब आप बोलोगे एक बात कि सर यहाँ तो पहले लग रही है क्रिया, यहाँ भी पहले है, इसमें भी पहले है, इसमें भी पहले है। सबसे पहली बात तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जब क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है तो इस घटना को हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। जब भी कोई क्रिया अपने सब्जेक्ट से पहले आती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा रूप, इन्वर्ट से बनता है इन्वर्जन। किससे बनता है, इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब विपरीत, उल्टा, और उल्टा करने का प्रोसेस है वो क्या है, इन्वर्जन। होता क्या है इसमें, होता ये है कि हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है, कई बार मैन वर्ब भी, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बताता रहूँगा बीच बीच में, क्वेश्चंस भी इसके आते हैं परीक्षा में। खैर, हमारा चर्चा का विषय ये था कि कैसे ऐसा हुआ कि पहले क्रिया और कर्ता आ रहे थे, अचानक से यहाँ पे पहले कर्ता और फिर क्रिया कैसे आ गई। तो ये केवल इसी केस की बात कर रहा हूँ, हर जगह पे अप्लाई मत करना इस चीज़ को। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ट्रेन नाउन है, ठीक है, बॉयज भी नाउन है और बेल भी नाउन है। तो नाउन जब है तब तो हम इसको उल्टा कर रहे हैं, इन्वर्जन फॉलो कर रहे हैं, क्रियाकर्ता से पहले लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि ये जो है ना दे, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया था, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, इट का, ही का और शी का सभी का प्लूरल बनता है दे। तो ये जब प्रोनाउन है तो गो फर्स्ट फॉर्म जो है वो आ रही है बाद में। समझ में आ रही है बात, केवल इसी केस की बात कर रहा हूँ कि इसमें प्रोनाउन अगर आता है तो क्रिया बाद में आएगी, नाउन अगर आता है तो पहले आएगी। कॉन्सेप्ट ये था कि हेयर या देयर से स्टार्ट करो, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, तो आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। क्या मतलब हो गया इन सेंटेंसेस का। अभी तक जो आपने सीखा था प्रेजेंट सिंपल में कि वह ऐसा करता है, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। कैसे, यहाँ पे इसका मतलब हुआ लो आ गई ट्रेन, ये इसका मतलब है, लो आ गई ट्रेन, लो चले गए लड़के, लो बज गई घंटी, लो वो चले गए, इस प्रकार का ट्रांसलेशन है। तो कहीं पर भी ता है, ते है, ती है नहीं है। लो आ गई ट्रेन, लो चले गए लड़के, लो बज गई घंटी, लो वो चले गए, ये इनका ट्रांसलेशन है। तो दूसरा ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तीसरी बात पे आते हैं, और तीसरी जो बात है ना वो परीक्षा में शायद ही आपसे पूछी जाए, लेकिन जब हम सीखने ही बैठ गए हैं तो बता देता हूं, क्योंकि कई बार आप न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान भी कई बार सरप्राइज रह जाते हैं ऐसा कुछ देखकर। जो न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं, कभी आप अखबार पढ़िएगा, कभी आप अखबार पढ़ोगे, वहाँ पे आप न्यूज़ हेडलाइंस देखोगे तो वो आपको दिखेंगी कि प्रेजेंट सिंपल में है। न्यूज़ हेडलाइंस प्रेजेंट सिंपल में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा होता है कि आप न्यूज़ हेडलाइंस देखकर प्रेजेंट सिंपल का ही वेट करने लग जाओ, आप और कोई टेंस हो तो उसको स्वीकार ही नहीं करो, ऐसा नहीं है।
लेकिन आपको यहाँ पे समझना ये है कि प्रेजेंट सिंपल में आ सकती है, और उसका मीनिंग जब निकालोगे तो ता है, ते है, ती है, ये सब नहीं निकाल पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं, जैसे लिख दिया द पीएम ऑफ जापान रीचेज इंडिया। जो फ्रंट पेज होता है न्यूज़पेपर का, उसमें देखिएगा लगभग हेडलाइंस, लगभग सारी नहीं बता रहा, लगभग हेडलाइंस प्रेजेंट सिंपल में होती हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल में है। पीएम को देखकर हमने वर्ब लगा दी है रीचेज। इसको जब ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि जापान के प्रधानमंत्री भारत पहुंचते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा पहुंचते हैं, तो फिर ये तो रूटीन का काम हो गया, ये रिपीटेड एक्शन हो गया, ये बार बार में होने वाला काम हो गया, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है। तो इसका मीनिंग तो ये निकलेगा कि जापान के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे, ठीक है, घटना है पास्ट की, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में इसलिए लिखी जाती है कि जब रीडर कोई अखबार पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरे सामने ये घटना घट रही है, वो न्यूज़ उसके लिए रोचक बन जाए, इंटरेस्टिंग बन जाए। दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ न्यूज़ हेडलाइंस इन प्रेजेंट सिंपल एज फार एज इट इज़ पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक यूज़ करें, बाकी हर बार होता है ऐसा नहीं है। एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने लिख दिया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया play their last match today। भारत और ऑस्ट्रेलिया है वो आज अपना अंतिम मैच खेलेंगे। अब आप देखो कि ये फ्यूचर में चला गया, लेकिन अगर ये हेडलाइन है, अगर ये अखबार में आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको ऐसा मिल जाए। प्ले ही क्यों लगाया है? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो हो गए, प्लूरल हो गए, अंग्रेजी में एक से अधिक को प्लूरल ही माना जाता है, तो प्ले आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि न्यूज़ हेडलाइंस जो होती हैं वो किस में जाएंगी, प्रेजेंट सिंपल में जा सकती हैं। मैंने ये क्यों कहा कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा? क्योंकि अगर परीक्षा में आता है, छोटे मोटे किसी परीक्षा मान लीजिए पूछ भी लिया गया, तो आपसे ब्रैकेट में दे रखा होगा कि ये न्यूज़ हेडलाइन ऐसा करके, फिर आपको उसके अनुरूप देख लेना है। वरना आपके एसएससी में या बैंक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको ब्रैकेट में कुछ ऐसा संकेत दिया जाएगा। आपसे एरर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, वहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसलिए परीक्षा के लिहाज से तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, लेकिन आपके कॉमन सेंस के लिए दिस में बी इम्पॉर्टेंट, राइट। इससे आगे देखिए, तो ये आप नोट कर लें पॉज करके वीडियो को। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं आपको कि कमेंट्री होती है, और कमेंट्री में मैं एक नाम और जोड़ दूं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शायद बुक्स में ये नाम मिसिंग रहता है, इसी कारण से हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री मतलब आंखों देखे हाल का वर्णन है, और जो फिलहाल चल रहा है उसका वर्णन है, ठीक है। तो आंखों देखे हाल का वर्णन, आंखों देखे हाल का वर्णन। तो जो भी आंखों देखे हाल का वर्णन होता है, और खास करके मैं उन मैचेस की बात कर रहा हूं जो जिनमें हाल जो है वो चेंज होते रहते हैं, जिनमें कंडीशंस लगातार बदलती रहती हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना। ये कुछ ऐसे मैचेस मैंने गेम्स के नाम बताए हैं जिनमें चीज़ें चेंज होती रहेंगी लगातार। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चेस की बात करोगे तो ऐसा नहीं होता है। रोविंग की बात करोगे, रोविंग जो कि नौकायन प्रतियोगिता होती है, इसमें चीज़ें लगातार चेंज नहीं होती, और लगातार चेंज नहीं होती तो ये इस कॉन्सेप्ट से बाहर है, यहाँ पे लागू भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल नहीं आता है कमेंट्री करने के लिए, वरना जनरली कमेंट्री के लिए आप प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ही यही है ऐसा नहीं कहा है मैंने। लेकिन प्रेजेंट सिंपल आए तो चौंकना नहीं है, केवल आपके कॉमन सेंस के लिए है। जैसे मैं यूँ लिखूँ, रोहित हिट्स another 6 and scores levels। कोई मैच हो रहा है और मैच में रोहित के 6 लगा देने से स्कोर बराबरी पर आ गया, जो जैसे मान लीजिए लेट्स से कि 255 किसी का स्कोर है और 249 पर इंडिया है। 6 लगाते ही भारत का स्कोर भी 255 पहुंच चुका है, और ये कमेंट्री चल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रोहित को देखकर प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, चूंकि नाम के साथ एस और एस जुड़ता है, यहाँ पे स्कोर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी एस जोड़ दिया, लेवल्स। जबकि इसको ट्रांसलेट करोगे तो मतलब क्या है, रोहित ने एक और 6 लगाया और स्कोर लेवल हुआ,
पास्ट में चला गया। लेकिन कमेंट्री जब आप देखें चीज़ों को तो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल आपके सामने चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि रोचकता तभी रहती है जब लाइव कुछ चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल किया जा सकता है। तो ये भी आप एक बात नोट कर लें, और इसके बारे में भी यही है कि ये प्रश्न भी परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा जब तक कि ऐसा कोई परीक्षा आप ना दें जहाँ पे आपको कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री ब्रैकेट में एक संकेत के रूप में दे रखी हो। वहाँ तो अलग बात है, वरना नहीं होगा। नोट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे चेस और रोविंग वाला याद रखिएगा। इसके अलावा अगली बात अगर करें तो एक होता है ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम। ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम मतलब कोई भी निश्चित। अब देखो ये नाम जो है ना, ये मुझे कंफ्यूज करता है कई बार कि क्यों इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा। भी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं तो इंडेफिनिट का मतलब तो होता है अनिश्चित, जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं निश्चित की, कि कोई ऑफिशियल निश्चित प्रोग्राम है। तो ये नाम यहाँ पर आके चरितार्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कहना चाहिए सिंपल प्रेजेंट ही ठीक है, प्रेजेंट सिंपल ही ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक नहीं है। अच्छा, ऑफिशियल है, ये ध्यान रखना। कहीं आप किसी की भी अगर बात करोगे, जैसे आप कहो कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप कहो आई गो टू दिल्ली टुमारो, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप ऑफिशियल की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं यूँ लिखूँ द पीएम विजिट्स कश्मीर नेक्स्ट वीक, तो ये क्या है, निकट भविष्य का ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ नियर फ्यूचर। निकट भविष्य का ऑफिशियल फिक्स्ड प्रोग्राम हो, प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। फिर से बात वही है, आ सकता है, आएगा ही ऐसा नहीं कहा है। पीएम विजिट्स, इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये होगा कि अगले सप्ताह कश्मीर जाएंगे, लेकिन चूंकि पीएम का कार्यक्रम पीएमओ डिसाइड करता है, ऑफिशियल है, तो यहाँ पे आप विजिट्स का यूज कर सकते हैं। विल विजिट भी कर सकते हैं, द पीएम विल विजिट, वो गलत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का यूज भी हो सकता है क्योंकि ये ऑफिशियल फिक्स प्रोग्राम और नियर फ्यूचर है। ऐसे लिखा रहे, ही रिजाइंस नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। तो देखो यहाँ पे ठीक है, आप कह सकते हो कि ही है, कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति है, तो ये ऑफिशियल कैसे हुआ? ये भी ऑफिशियल है क्योंकि इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफा दे रहा है तो ये अपने कोई घर गृहस्थी की बात नहीं कर रहा, अपने रूटीन की बात नहीं कर रहा, ये ऑफिशियल बात कर रहा है। अगले महीने में वो इस्तीफा दे देगा, तो ऐसा पॉसिबल है, चूंकि निकट भविष्य की प्रोग्राम है, तो यहाँ पे भी रिजाइंस लगाया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, यू कैन टेक इट डाउन। अभी अभी मैंने एक फ्रेजल वर्ब यूज़ की है, वो आप बॉक्स बना के लिख लें, टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, नोट डाउन। ठीक है, लिखने के लिए टेक डाउन कहा जा सकता है। टेक डाउन का मतलब नोट डाउन, राइट डाउन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के बारे में कुछ बातें मैंने की हैं। एक और होता है इसमें, कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंट हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो और उसको तुम ये दर्शाओ कि अभी तुम्हारे सामने हो रही है। जैसे रामलीला मंचन होता है, कहीं पे आपने अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे में देखा होगा। तो वहाँ पे रामलीला मंचन के समय यूँ कहा जाए कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हो क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा है। आप कोई भी पास्ट की घटना को सजीव करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि फिलहाल वो घटना घट रही है, लाइव हो रही है, आप प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हो, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विल नॉट टॉक अबाउट दैट। हम बातें वो करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हो, और कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो आपको कॉमन सेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉमन सेंस के अभाव में कुछ और गलतियाँ, उससे मिलती जुलती गलतियाँ करने की संभावना रहती है। तो ये आप सब नोट कर लें। इसके बाद आज के वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल मैंने पूरा किया है। प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चंस जो होंगे, या फिर जब टेंस पूरा करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस परीक्षा में आ चुके हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। अब मैं आपको बता देता हूँ आज की वोकैबलरी। देखिए, वोकैब में वही तरीका हमारा कि विल हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा जो वर्ड है, क्या वर्ड कैटेगरी लिए हुए है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल, यहाँ हमें देखना है कंटेंडेड, इसमें देखना है डायलेमा, यहाँ हम देखेंगे परपट्रेट, इसमें देख लेंगे आप क्लेमेंसी, प्ली भी देख सकते हैं, प्ली याचिका को बोलते हैं। एम्पेरिकल पहली चीज, तो एक बार देखिए,
यहाँ आपका पहला शब्द है एम्पिरिकल, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एम्पिरिकल। ये एडजेक्टिव है। क्यों कह दिया एडजेक्टिव? ये आपके बौद्धिक स्तर पर भी पता लग जाना चाहिए आपको कि कैसे ये एडजेक्टिव हुआ। पहली चीज़ तो ये है कि एल दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एविडेंस है वो नाउन है। अच्छा, एक काम की बात यहाँ पे ये भी है कि एविडेंस जो होता है, ये भी कोई बॉक्स बना के लिख लेना, एविडेंस जो शब्द है ये ऑलवेज सिंगुलर है, अनकाउंटेबल होता है, ऑलवेज सिंगुलर है, हमेशा एक वचन के रूप में आएगा। कभी भी इसमें एस और यस नहीं आएगा, कभी भी इसके साथ आने वाली क्रिया प्लूरल नहीं आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। बहुत काम की बात है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। एविडेंस इज ऑलवेज सिंगुलर। तो एविडेंस नाउन है, ठीक है, चूंकि सिंगुलर प्लूरल की बात करते हो तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताई वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ इंपिरिकल हुआ एडजेक्टिव। क्या मतलब हुआ इसका? इंपिरिकल का मतलब है प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब नॉट बेस्ड ऑन आइडिया, मतलब विचारों के आधार पर नहीं होना, व्यवहारिक होना, व्यवहारिक एकदम जो प्रैक्टिकल हो, प्रयोगों पे आधारित कह दो, व्यवहारिक नहीं कह के इसको कहो प्रयोग पर आधारित, प्रयोग पर आधारित, ये एकदम सटीक होगा इसका मतलब। प्रैक्टिकल, नॉट बेस्ड ऑन आइडिया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इंपिरिकल एविडेंस का मतलब ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे सबूत हैं जो प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल पे आधारित हैं, सैद्धांतिक सबूत नहीं है। ऐसा ही नहीं है आनंद फानंद में कह दिए, हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है, हमने इसको ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस आधार पर साक्ष्य सबूत हैं। नेक्स्ट द यंग मैन कंटेंडेड, तो दूसरा शब्द कंटेंड है, और कंटेंट का वर्ड कैटेगरी वर्ब लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि यहाँ देखें द डिटर्मिनर है, यंग मैन में यंग एडजेक्टिव है, ये नाउन है। पहली बात तो ये हो गया। यंग मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, क्योंकि वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है, तो कंटेंडेड दे रखा है, सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एक बात और, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ईडी ले रखा है लास्ट में, तो ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, तो कैसे पिक किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि सेकंड है कि थर्ड है? तो बड़ी आसान सी बात बता दूं कि अगर ये थर्ड फॉर्म होती है तो इससे पहले सहायक क्रिया मिलती है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब मान के चले कि ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो कंटेंडेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब है क्लेम या असर्ट, इसको हिंदी में कहेंगे दावा करना, दावा करना। क्लेम या असर्ट, असर्ट का मतलब दावा करना, क्लेम का मतलब दावा करना। क्या मतलब हुआ? युवा जो था, युवक जो है, उसने दावा किया कि वो निर्दोष है, ठीक है, ये इसका मतलब है। द इशू रेजेज अ मॉरल डायलेमा, डायलेमा क्या है? ये नाउन है। क्यों है? क्योंकि ये डिटर्मिनर है, इसके बाद दो शब्द हैं, तो दो शब्द हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया, अगला शब्द नाउन हो गया, नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव होता है, तो डायलेमा तीसरा शब्द, DILEMMA। एक तो काम की बात यह है कि एक फ्रेज आती है और फिक्स्ड फ्रेज होती है, इन अ डायलेमा। कभी भी आप इसको फ्रेज के रूप में यूज करोगे तो ए लगाना है आपको, इन अ डायलेमा, ही इज इन अ डायलेमा, यू आर इन अ डायलेमा, शी इज इन अ डायलेमा, वह दुविधा में है, इसको दुविधा बोलते हैं, इसका इंग्लिश में बनेगा कॉन्ड्री, या फिर इसको बोलोगे डिफिकल्टी। भी दुविधा का मतलब मुसीबत में ही हो, और प्रेडिकमेंट कह सकते हो, प्रेडिकमेंट, दुविधा। दो ऑप्शंस के बीच जब आप फंस जाओ तो उसको हम बोलते हैं दुविधा, उसको बोलते हैं डायलेमा, ठीक है। क्या मतलब हुआ देखो, द इशू रेजेज, रेज के बारे में क्या बताया था पिछले सेशन में? रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म रेज्ड होती है। एक और वर्ब देखी थी हमने, राइज, राइज, रोज, रीजन, ये तीनों फॉर्म होती हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जो मुद्दा है वो उठा रहा है क्या? एक नैतिक दुविधा, मतलब वो क्रिएट कर रहा है एक नैतिक दुविधा, ठीक है। टू परपट्रेट ए क्राइम, परपट्रेट यहाँ पे क्रिया है, क्योंकि टू के साथ लग रहा है, तो टू के साथ बेस फॉर्म आती है क्रिया। आप कह सकते हो कि ये तो नाउन भी हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये परपट्रेशन होता, अगर नाउन होता तो इसका नाउन फॉर्म बनता है, तो ये यहाँ पे क्रिया है, ठीक है।
तो नंबर 4 पे आप लिखिए परपेट्रेटर। परपेट्रेटर ये क्या है? ये नाउन है, सॉरी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कमिट अ क्राइम, अपराध करना, या फिर कहेंगे टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना। तो अपराध करना आप लिख लीजिए इसका, अपराध करना। जो अपराध करता है उसको बोलते हैं परपेट्रेटर। परपेट्रेटर इसका मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल का सिनोनिम हो जाएगा, ये नाउन है फिर, ठीक है, कॉमन नाउन है ये। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ टू परपेट्रेट अ क्राइम, एक अपराध करना, कोई भी अपराध करना। अच्छा, ए का मतलब एनी होता है, याद रखिएगा, कोई भी। ए और एन का मतलब होता है एनी, कोई भी। ही अवॉइडेड अ स्टे इन जेल आफ्टर अ प्ली फॉर, इसको प्लिया नहीं बोलते, प्ली बोलते हैं, प्ली फॉर क्लेमेंसी बाय हिज लॉयर। तो यहाँ फॉर दे रखा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद लगता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं है तो नाउन है। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी क्या है? नाउन। तो क्लेमेंसी हुआ नाउन। क्या मतलब है इसका? क्लेमेंसी का मतलब होता है दयाशीलता को बोलते हैं, काइंडनेस को बोलते हैं, या मर्सी को बोलते हैं, दया, काइंडनेस या मर्सी। क्या मतलब है सेंटेंस का? तो ही अवॉइडेड अ स्टे इन जेल, मतलब वो बच गया, जेल में रुकने से बच गया, जेल में जेल सजा काटनी पड़ती उससे बच गया। कब? जब उसने एक याचिका लगाई, किस लिए? उसके लॉयर के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी उसके लिए, है ना, कि वो इस पर दया की जाए। मर्सी के एक प्रोविजन होता है कोर्ट में कि आप क्लेमेंसी के लिए प्ली लगा सकते हैं, एक याचिका लगाई, दया याचिका लगाई, उसके बाद वो बच गया, अवॉइड उसने किया स्टे को। एक काम की बात और बताता हूँ यहाँ पे कि स्टे, ये जो अवॉइड है ना, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। अवॉइड के बाद जब क्रिया लग जाती, मान लो ये तो क्रिया नहीं है, ये तो स्टे नाउन है। कैसे नाउन है? क्योंकि ए लगा रखा है, डिटर्मिनर है ए। अगर ये यहाँ पे वर्ब लग जाती तो आईएनजी लगता। जेरेंड लेता है अपने बाद में हमेशा। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटी मोटी बातें जो बता रहा हूँ ये सब नोट करते चलना। अवॉइड के साथ हमेशा जेरेंड आता है। जैसे ये हो अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, ये हो कि अवॉइड स्पीकिंग, अवॉइड टेलिंग ए लाई। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो बनते हैं अवॉइड के साथ। तो ये था आज के इस सेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के आगे बढ़ेंगे। पिछली चीज़ों को रिकॉल आप भी करें, मैं भी करवा दूंगा, लेकिन आप खुद के भरोसे ही रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही अप्रोच होगी जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।